Welcome to my YouTube channel, The Ecologics. This is class number 6 of National Income and Related Aggregates. क्लास नंबर 4 में दोस्तों हमने बात की थी एग्रीगेट्स के बारे में और फॉर्मूले को डिराइव करना सीख लिया था। क्लास नंबर 5 में हमने वैल्यू एडेड मेथड किया एंड दिस इज क्लास नंबर 6 जहां हम शुरू करने वाले हैं इनकम मेथड को। तो इनकम मेथड शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनकम मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इस मेथड में नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए हमें करना क्या है, हमें सारी की सारी फैक्टर इनकम को जोड़ लेना है। कौन सी इनकम बच्चों? फैक्टर इनकम्स को जोड़ लेना है जो हमारी कंट्री की रेजिडेंट्स ने कमाई है। कहां? इनसाइड द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री प्लस आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। तो देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड NNPFC, which is national income, is estimated by adding up factor incomes earned by the residents of our country inside plus outside the territory. अब दोस्तों अगर हमने अपनी टेरिटरी के अंदर फैक्टर इनकम कमाई है, अगर हमने अपनी टेरिटरी के अंदर फैक्टर इनकम कमाई है तो वो कौन सी इनकम? दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। और अगर हमने अपनी टेरिटरी के बाहर से फैक्टर इनकम कमाई है तो वो कौन सी होती थी? याद है बच्चों? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड NFIA। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमने क्या किया? वो फैक्टर इनकम्स जो हमने टेरिटरी के अंदर कमाई प्लस में वो फैक्टर इनकम्स जो हमने अपनी टेरिटरी के बाहर से कमाई, उन सभी को ऐड कर लेना है और नेशनल इनकम को निकाल लेना है। अब बात आती है कि बच्चों ये NDPFC, ये डोमेस्टिक इनकम जो हमने अपनी टेरिटरी के अंदर जनरेट की, इसका पता कैसे लगेगा, इसको कैसे निकालेंगे? तो चलिए देख लेते हैं कि NDPFC जो डोमेस्टिक इनकम है इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, इस NDPFC को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों डोमेस्टिक इनकम और NDPFC निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें अपनी टेरिटरी के अंदर की फैक्टर इनकम को जोड़ लेना है। अब ये फैक्टर इनकम कहां से होगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होगी। भाई फैक्टर प्रोडक्शन होते कितने? 4। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटेलेक्चुअल। तो हमें करना क्या है, इन सारे फैक्टर की सर्विसेज के बदले में जो इन्हें इनकम हुई है ना, उन सारी इनकम को ऐड करना है और नेशनल इनकम निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहले लेबर की बात करें तो अगर किसी ने लेबर सर्विसेज दी, किसी एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दी तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसे मिलता है सैलरी, वेजेस, मेडिकल सर्विसेज, बहुत सारी चीजें मिलती है। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज ने अपनी सर्विस दी तो उस लेबर को, उस एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिल जाएगा। इसी तरह से अगर किसी ने लैंड की सर्विसेज दी, किसी ने बिल्डिंग दी, तो उसको क्या मिलने वाला है? उसको कौन सी इनकम होने वाली है? उसको होने वाली है रेंटल इनकम। तो हम क्या करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट की इनकम। अब रेंट प्लस मैंने लिखा रॉयल्टी। ये रॉयल्टी क्या होती है? देखो बच्चों जब स्पेशल राइट्स की सर्विस दी जाती है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, या मैं कहता हूं किसी लैंड के ऊपर माइनिंग करने का राइट दे दिया, नेचुरल गैस निकालने का राइट दे दिया, तो उस कंडीशन पे कौन सी इनकम जनरेट की जाती है? रॉयल्टी की इनकम जनरेट की जाती है। ठीक है, तो बिल्डिंग लैंड को देने के बदले में रेंट मिल जाएगा और बिल्डिंग या लैंड की स्पेसिफिक राइट देने के बदले में, पेटेंट, कॉपीराइट देने के बदले में कौन सी इनकम? रॉयल्टी की इनकम मिल जाती है। इसी तरह से अगर किसी ने कैपिटल दिया तो कैपिटल के ऊपर कौन सी इनकम मिलेगी? इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी, है ना। उसी तरह से अगर एंटरप्रेन्योर की सर्विस दी, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है भैया? प्रॉफिट मिलता है, तो प्लस कर देंगे प्रॉफिट। तो मैंने कहा कि ये सारे की सारी फैक्टर इनकम्स को जोड़ लिया, है ना। साथ में बच्चों, साथ में एक बात बताऊं, कोई लॉयर, कोई CA फर्म, कोई शॉपकीपर, कोई टेलर, कोई बार्बर, ये क्या करते हैं? ये भी तो फैक्टर्स लगाते हैं। कहीं फैक्टर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये फैक्टर किसके हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? क्योंकि ये क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो बच्चों याद रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी फैक्टर्स लगते हैं लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए उन सभी की इनकम को, जितने भी CA फर्म्स, लॉयर अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं, टेलर हो गया, इन सभी की इनकम को किसी एक हेड में डाल देते हैं जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड समझ गए ना, खुद का काम धंधा कर रहे हैं भैया, तो इनके अंदर फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उन्हें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल देंगे।
तो बच्चों हमें करना क्या है, इन सारी की सारी इनकम को ऐड कर लेना है और क्या आ जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। एक बात और बच्चों, रेंट प्लस रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों इनकम के एडिशन को ही बोल देते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो फॉर्मूला और इजी हो जाता है क्या, कि एनडीपीएफ से निकालने के लिए हमें क्या करना है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, बस इन तीनों को ऐड कर लेना और क्या निकाल लेना है, डोमेस्टिक इनकम निकाल लेना। अब बच्चों बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, कि इस चैप्टर में अगर ये इतना ही सिंपल है तो कुछ प्रॉब्लम भी तो होंगी ना, तो इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स दे सकता है एग्जाम के अंदर, तो देखते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों इनकम मेथड में एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन्हें ऐड कर लेना है और एनडीपीएफसी निकल जाता है। बात आती है प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो दी जाती है वो दी जाती है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में प्रॉब्लम क्या होती है, कि अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन है तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही लेना है, लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो बच्चों इनमें से जो चीज गिवन होगी उसे ऐड कर लेंगे और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लेंगे। अब ये चीजें क्या है, सबसे पहली चीज सैलरी एंड वेजेस इन कैश, है ना। एम्प्लॉय क्या मिल सकता है, कैश में पैसा मिल सकता है। सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, काइंड का मतलब सर्विसेज में, मेडिकल सर्विस मिल गई और अदर बेनिफिट जो मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उनमें मिल सकता है। या फिर एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर कुछ पैसा डालता रहता है, वो हो सकता है। तो हमें करना क्या है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमें इनमें से कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इनमें से जो भी चीजें गिवन होंगी उन्हें ऐड करके हमें क्या निकाल लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लेना है। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम किसमें आ सकती है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस तो सिंपल, अभी मैंने बता दिया कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। अब बात क्या आती है, अगर इनमें से इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो सर तो क्या हो गया, रेंट एंड रॉयल्टी प्रॉफिट ऐड करो, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो याद रखना जो भी इनमें से गिवन होगा ऐड करने पर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चे इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या, प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो बिल्कुल वही, इनमें से कोई भी चीजें नहीं देखनी नहीं, भूल जाओ बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है तो प्रॉफिट के 3 पार्ट हो सकते हैं। कौन कौन से, देखो बच्चों, किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले क्या देगी, वो टैक्स देगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या हो गया, टैक्स चला गया, टैक्स देने के बाद क्या आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, अरे पैसे दो, तो उन्हें क्या दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे, है ना। शेयर होल्डर पता है ना, जो अपने शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के अंदर, तो वो क्या डिमांड करते हैं, वो डिविडेंड, तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा वो क्या होगा, कंपनी की सेविंग्स होंगी, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, या फिर उसे कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो इनमें से कुछ भी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो इनमें से अगर कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या रिटेन्ड अर्निंग में से जो भी गिवन होगा हम उसे ऐड करेंगे और क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो आई होप इनकम मेथड की इन प्रॉब्लम्स में आपको ज्यादा दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बच्चों इनकम मेथड में इतना ही था। हमें क्या करना है, सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लेनी है, जो कैसे निकलेगी, इन तीनों को ऐड करके निकलेगी। और उसके बाद सिंपल सा क्या करना है, हमें एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम आई एनडीपीएफसी, है ना, जो हमने यहां से निकाल ली, उसके अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए, मतलब वो इनकम जो हमने अप्रूव से कमाई। या फिर इंटरचेंज में देख लो बच्चों, कैसे करते थे, एन कोई चेंज नहीं, एन डी मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए क्या करते थे, वही एनएफआई ऐड करते थे। तो आप कैसे भी देख लो, डोमेस्टिक में बाहर वालों की इनकम ऐड कर लो या फिर आप इंटरचेंज करके देख लो। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा, नेशनल इनकम। आई होप आपको नेशनल इनकम का इनकम मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी है,
कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा, जरूर जरूर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अपने थर्ड मेथड के साथ जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।